जम्मू में आतंक का डबल अटैक, कठुआ में पुलिस थाना तो सांभा में आर्मी कैंप पर हमला, लेफ्टिनेंट कर्नल सहित 12 लोगों की मौत। जम्मू में हमले के बाद मनमोहन शरीफ की मुलाकात पर उठे सवाल, बीजेपी का सरकार पर हमला, मुलाकात का क्या है मतलब? राष्ट्रपति से मिला बीजेपी नेताओं का दल, दागियों पर अध्यादेश के खिलाफ सौंपा ज्ञापन। आसाराम की सहयोगी शिल्पी को 4 दिन की पुलिस रिमांड, पीड़िता को जोधपुर आश्रम पहुंचाने का आरोप। और मुजफ्फरनगर में दंगा भड़काने के आरोपी 2 बीजेपी विधायकों पर लगा रासुका, संगीत सोम के बाद सुरेश राणा पर भी रासुका के तहत चलेगा केस। नमस्कार, मैं आसिफ खान और आप देख रहे हैं चैनल 1 न्यूज। दागियों पर अध्यादेश के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने आज राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखाते हुए केंद्र सरकार ने दागी नेताओं को राहत देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अध्यादेश की मंजूरी के साथ ही साफ हो गया कि दागी सांसद और विधायक दोषी साबित होने के बाद भी चुनाव लड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, जेल से चुनाव लड़ने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो बीजेपी नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा। सजा याफ्ता सांसदों की सदस्यता को बचाने के लिए जो अध्यादेश सरकार ने कैबिनेट से पारित किया है, उसका विरोध करते हुए हमने सार्वजनिक रूप से राष्ट्रपति जी से यह अनुरोध किया था कि वो इस पर हस्ताक्षर ना करें और इसे सरकार को वापस लौटा दें। जो अनुरोध सार्वजनिक रूप से किया था, उसे आज व्यक्तिगत रूप से करने के लिए हम तीनों आज राष्ट्रपति जी से मिले थे। हमारा ये मानना है कि अध्यादेश अनैतिक है, असंवैधानिक है और गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को निरस्त करने के लिए, या कोई कह सकता है डाइल्यूट करने के लिए, ऐसी व्यवस्था करने जा रही है कि जिसके अनुसार संसद में 2 प्रकार के सदस्य होंगे। एक जो सामान्यतः चुने हुए प्रतिनिधि हैं और दूसरे जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हुए भी अपराधी है, और अपराधी केवल उनके ऊपर आरोप नहीं लगा है, लेकिन न्यायालय ने उनको दोषी करार दिया है और 2 साल से अधिक उनको दंड की सजा दी है। और ऐसे लोगों को एक प्रकार से अनुमति दी जाने लगी है कि अब इसके बाद वो भी रहेंगे, चाहे वो तनख्वाह उनको नहीं मिलेगी। उधर जम्मू में दोहरे आतंकी हमले के बाद कुपवाड़ा के जंगलों में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ खत्म हो गई। आतंकी हमले के बाद सुबह 7:30 से मुठभेड़ जारी हुई थी। इस मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। मुठभेड़ में 1 लेफ्टिनेंट कर्नल और 2 जवान भी शहीद हुए, जबकि 2 जवान घायल हो गए। जम्मू कश्मीर में 2 आतंकी हमले। पहला हमला जम्मू के कठुआ में, पुलिस स्टेशन को बनाया गया निशाना। दूसरा हमला सांबा सेक्टर में, सेना कैंप में घुसकर हमला। जी हां, आतंकियों ने इस बार हमारे घर में घुसकर वार किया है। पहला टारगेट हीरानगर पुलिस स्टेशन। गुरुवार सुबह जम्मू आतंक से सहम उठा। आतंकियों ने एक-एक कर 2 जगहों पर हमला किया। आतंकियों का पहला टारगेट था कठुआ का हीरानगर पुलिस स्टेशन। सुबह करीब 6:30 बजे कठुआ के हीरानगर पुलिस स्टेशन पर आतंकियों ने धावा बोला, जिसमें पुलिस के 6 जवान शहीद हो गए। सूत्रों के मुताबिक 3 आतंकी ऑटो रिक्शा में सवार होकर आए। हीरानगर थाने में पहुंचकर सबसे पहले संतरी को गोली मारी और इसके बाद पुलिस स्टेशन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हमले के बाद आतंकी थाने में खड़े ट्रक को लेकर फरार हो गए।
दूसरा टारगेट सांबा का सेना कैंप। हीरानगर पुलिस स्टेशन पर हमला करने के बाद आतंकी पुलिस स्टेशन से करीब 30 किलोमीटर दूर सांबा में बने सेना कैंप पहुंचे। कैंप में घुसने के बाद सेना की वर्दी में आए आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हमले में एक लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 3 जवान शहीद हो गए। दोनों आतंकी हमले में 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 6 पुलिस के जवान, 1 लेफ्टिनेंट कर्नल, 2 सेना के जवान और 3 आम नागरिक शामिल हैं। हालांकि इस दौरान 2 आतंकियों को भी मार गिराया गया। आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में ट्रिपल हाई अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही जम्मू कठुआ हाईवे को सील कर दिया गया। गृह मंत्रालय ने आतंकी हमले के मद्देनजर बैठक की और इस बात की जानकारी दी कि भारत में अब भी 12 से 14 आतंकी घुसे हैं, जो इस तरह के हमले को एक बार फिर अंजाम दे सकते हैं। वंदना त्यागी, चैनल 1 न्यूज। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा कि पाक हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले। जो कुछ हुआ है कश्मीर में, इसके तार पाकिस्तान से जुड़े मिलते हैं, शुबा होता है, तो हमें पाकिस्तान के साथ सख्ती के साथ निपटना है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, हमें बहुत उम्मीद थी कि पाकिस्तान में नई सरकार बनी है, लेकिन पाकिस्तान हमारे सब्र का इम्तिहान बार बार सब्र का इम्तिहान बार बार देने के लिए तैयार है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राज बब्बर ने जम्मू कश्मीर की निंदा की और इसे कायरता भरा करार दिया। जम्मू कश्मीर में एक बड़ा हादसा हुआ है और हादसे पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी कह रहा है कि साफ तौर पर प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बातचीत नहीं करनी चाहिए। इन तमाम सवालों के जवाब के लिए इस वक्त हमें कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस की आवाज राज बब्बर साहब के साथ हम सीधे इनसे पूछ लेते हैं। सर, बीजेपी कह रही है कि बात नहीं करना चाहिए। देखिए, बीजेपी क्या कह रही है उसके ऊपर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि उनका तो काम ही यही है कि वो सिर्फ कि सरकार को ये करना चाहिए, सरकार मतलब ये करना चाहिए नहीं बोलते, ये नहीं करना चाहिए। तो ये सरकार ने ये गलत कर दिया, ये नहीं करना चाहिए, ये गलत कर दिया, ये नहीं करना चाहिए। अब तो करना क्या चाहिए उसके इनके पास में कोई जवाब नहीं है। और जहां तक ये इस हमले की बात है, हम बहुत ही निंदनीय है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ये बहुत ही कायराना हमला है और ये ना किसी मजहब का है, ना किसी धर्म का है, बल्कि ये कातिलों ने जो सिर्फ कत्ल गारत करने के लिए, खून खराबा करने के लिए उन्होंने ये हमला किया है। और इसकी सजा जो है हमारे सेना और हमारी पुलिस जो है इनको बाकायदा देगी और दे रही है। जहां तक सवाल है कि भाई बातचीत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, प्रधानमंत्री अमेरिका में हैं, विदेश मंत्री भी अमेरिका में हैं, तो इसका फैसला आज के हालात को देखते हुए, पहले हालात को देखते हुए वो जो भी जायज फैसला करेंगे, हमें इस देश के प्रधानमंत्री के विवेक पर भरोसा करना चाहिए। ये भी सच है कि ये माहौल बातचीत का नहीं है, ये माहौल एक बिल्कुल आंखों में आंखें डालकर शिकायत का है। और ये बात जो है संसद के अंदर भी कही जा चुकी है कि हम जो है 26/11 भूले नहीं हैं। हमारे जो सैनिकों का जो सीमा के ऊपर जो सर काटे गए हैं, हम वो भूले नहीं हैं। और जो आए दिन जिस तरह की ये घटनाएं जो हो रही हैं, ये हमले जो हो रहे हैं, हम इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी सियासत नहीं करना चाहते और हम इसको ढकना नहीं चाहते, बल्कि हम इसके ऊपर अपने घोर प्रक्रिया के साथ में हम इसका सामने वाला जो कहता है, पड़ोसी मुल्क जो कह रहा है कि हम चाहते हैं बातचीत जारी रहे, शांति वार्ता जारी रहे, तो किस बात की वो शांति की बात कर रहे हैं, ये बात तो उनको समझ में आनी चाहिए। साफ तौर पे राज बब्बर साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो लोगों को संवारती है, सजाती है और सहज बनाती है। देश प्रेम का सर्टिफिकेट सिर्फ चिल्लाने से नहीं मिलता है, बल्कि देश प्रेम का सर्टिफिकेट वो होता है जब आम लोगों के दर्द में दर्द खुद को महसूस किया जाए। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि भारत उसका नाम है कि अगर हौसला बुलंद हो तो मंजिल करीब होती है। भारत उसी हौसले का नाम है। कैमरामैन दीपक चौबे के साथ आशिफ इकबाल, चैनल 1 दिल्ली। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।
भारत में बुल्गारिया से एक डेलीगेशन आया है जो ये चाहता है कि भारत पाक के संबंध बेहतर हो। हमारे संवाददाता आशिफ इकबाल ने डेलीगेशन के सदस्यों से बातचीत की। इस वक्त भारत और पाकिस्तान के सीमाओं पर वहां हालात गंभीर हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से यह माना जा रहा है कि आतंकवादी हमला जो हुआ वो पाकिस्तान की तरफ से है। ऐसे हमलों पर सियासत भारत में हो रही है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो इस वक्त सियासत नहीं करना चाहते, सिर्फ बात करना चाहते हैं, संवेदना प्रकट करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि यहाँ पे जो दर्द है उसकी मुख्य वजह क्या है। हम इस वक्त एक डेलीगेशन के साथ हैं जो बुल्गारिया से आया हुआ है और भारत में अपनी चीजों को लेकर, अपनी बातों को लेकर और समझाना चाहता है कि बुल्गारिया चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर हो और तमाम चीजें जो आतंकवाद है उस पर एक लगाम लग सके। हमारे साथ वहाँ के पार्लियामेंट के मेंबर हैं साल्वी साहब, वहाँ पे प्रवीण पंकज जी हैं जो वहाँ से NRI हैं और उनके साथी भी हैं। हम सभी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ आने के पीछे उनका पर्पस क्या है और वो क्या चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो किस तरीके से मजबूत हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्स द पर्पस इज इंडिया? We start to do something. I will have a meeting with some of your authorities, also with some of the people they're presenting the big business in India. And I think with the common forces we can do something to develop this relationship, and we can do something very good. पंकज जी, क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से बातें हो रही हैं जो भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर, और सही बात कहा साल्वी साहब ने कि हम टेररिज्म के खिलाफ हमको लड़ाई लड़नी होगी। हम आज के डेट में सबसे बड़ा ताकत ये हो के उभरा है और इससे हमें खतरा हो रहा है। I welcome Slavi and his stand. He has been a sportsman and he has been always against fights and terrorism. हम सबको मिलके in our individual capacity try to combat it. Although this fight is ruthless and brutal, it is through guns and bombs. But any civilian also can do his part by keeping the information update, by not giving shelter to anybody who is suspicious, and cooperating with the armed forces. संजय जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से सिचुएशन बदला है उसको आपको लगता है कि अभी भी बातचीत की गुंजाइश बाकी है? बातचीत से चीजों को ठीक किया जा सकता है अगर किसी ने मध्यस्थता की तो? पहले तो ये लड़ाई का ये लड़ाई आज से नहीं है, ये काफी सालों से चल रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और भारत हमेशा कहते आ रहा है कि इसका जो हल है ओनली थ्रू peace negotiations and talks, and I'm sure this will be attained, but all of us have to put the hands, public, leaders, politicians, everybody should be together in this thing. सभी लोग, जो लोग भी बुल्गारिया से आए हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं और साल्वी साहब ने कहा कि देखिए कुछ मुद्दों पर हम बात खोल के करें वो बेहतर है, लेकिन सबसे पहली चीज कि आतंकवाद पे लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि आतंकवाद हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए, सभी के लिए खतरा है और आज लड़ाई सबको मिलकर लड़नी है, क्योंकि आतंकवाद बेहतर नहीं हो सकता और आतंकवाद को लोग बेहतर नहीं कह सकते। कैमरामैन दीपक चौबे के साथ आशिफ इकबाल, चैनल 1, दिल्ली। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली के रोहिणी में 29 सितंबर को मोदी की रैली होनी है। ऐसे में पूरा बीजेपी खेमा रैली को सफल बनाने में जुटा है। वहीं हमारे संवाददाता राजेश ठाकुर ने रैली की तैयारियों को लेकर बीजेपी नेता सुरेंद्र अग्रवाल से खास बातचीत की। राजधानी दिल्ली में 29 सितंबर को रोहिणी के इसी जापानीज पार्क में नरेंद्र मोदी जी की सिंह गर्जना होगी और बाकायदा उसके लिए मंच तैयार किया जा रहा है। इस पूरे पंडाल के अंदर लगभग 5 लाख के करीब लोगों के आने की उम्मीद है और सामने जो है वो नरेंद्र मोदी जी का लगभग 8 फुट ऊंचा जो है वो स्टेज बनाया जा रहा है, जहां से नरेंद्र मोदी दिल्ली में आए हुए लोगों को संबोधित करेंगे। हमारे साथ उत्तर पश्चिम जिले के महामंत्री सुरेंद्र अग्रवाल इस वक्त मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो पंडाल है यहाँ कितने लोगों के आने की उम्मीद है? और 5 लाख लोग यहाँ आने वाले हैं। ये जो मंच लगाया जा रहा है, ये मंच 8 फुट ऊंचा बताया जा रहा है कि 8 फुट ऊंचा मंच होगा। नरेंद्र मोदी जी यहाँ से संबोधन करेंगे, तो जो 5 लाख के लोग करीब यहाँ लोग आएंगे, उनके आने की व्यवस्था कैसी है और कैसा कैसा यहाँ माहौल रहेगा और किस प्रकार से लोगों को असुविधा ना हो, इसके लिए आपने तैयारी की है? यहाँ पे कोई असुविधा नहीं होगी, बस सब लोग बसों से आ रहे हैं, कुछ लोग अपनी निजी कारों से आ रहे हैं और सारा ट्रैफिक पुलिस देख रही है। हमने पार्किंग की 4000 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की है और 4000 बसेस की पार्किंग की व्यवस्था की है। कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल कैंप भी लगाए हैं, हर तरह पानी की व्यवस्था की है, बैठने की व्यवस्था की है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है।
साथ में जो लोग बाहर से आएंगे, इलाके जो आसपास के बॉर्डर लगते हैं, यहाँ से भी लोग आएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का फैक्टर दिल्ली में नहीं पूरे देश में चल रहा है। और खासकर युवाओं में, आप युवा हैं यहाँ, इस युवा जो पीढ़ी है वो कितनी आने वाली है? युवा 1 लाख से अधिक आएंगे यहाँ पे। आपने देखो डूसू चुनाव में एबीवीपी जैसे जीत कर आई है, तो युवाओं का भाजपा की तरफ पूरा झुकाव है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए आम आदमी इनसे परेशान है और इस वजह से दिल्ली में सरकार बनने जा रही है। दिल्ली के नवंबर में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, यहाँ से सिंह गर्जना होगी 29 तारीख को और ठीक 2 महीने के बाद चुनाव होंगे। आपको लगता है कि इस गर्जना के बाद जो है दिल्ली में कांग्रेस की जो सरकार है उसके ऊपर बीजेपी किस प्रकार से जनता के दिल में अपनी जगह बनाने वाली है? जगह तो दिल में बन चुकी है, अब तो कांग्रेस का सफाया बाकी है और मेरे को लगता नहीं कि शायद कांग्रेस की 1 सीट भी आ जाए। पूरी दिल्ली में बीजेपी की लहर है और बीजेपी पूरी तरह सत्ता में आ रही है, 2/3 बहुमत से जीत के आ रही है और इसलिए सरकार हमारी बनने जा रही है। जी बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि 29 सितंबर को इसी जो है रोहिणी के जापानीज पार्क से नरेंद्र मोदी जी की जहां गर्जना होगी और उसका एक संदेश पूरे देश में जाएगा, क्योंकि देश की जनता शायद बदलाव चाहती है। और सिंह गर्जना के बाद दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से जनता के दिल में अपनी छाप छोड़ पाती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज प्रदेश के किसानों को देश में गन्ने के अब तक के सर्वाधिक भाव देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री के ओएसडी ने इसकी जानकारी मीडिया को दी। इस फैसले से साल 2013-14 के दौरान राज्य के किसानों को 450 करोड़ से 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की आमदनी होगी। सरकार अगेती किस्म के 301 रुपए प्रति क्विंटल, मध्यम किस्म के लिए 295 रुपए प्रति क्विंटल और पिछेती किस्म के लिए 290 रुपए प्रति क्विंटल का भाव देने की घोषणा की है। पिछले 8 वर्षों में अगेती किस्म में 184 रुपए की वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है, जबकि 99 से 2005 तक केवल 22 रुपए की है और रिकवरी में भी इजाफा हुआ है। 2008 और 2012-13 में 9.05 से बढ़कर 9.76% जो है रिकवरी आई है। उत्तर हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सांसद राव इंद्रजीत के जरिए कांग्रेस पार्टी छोड़ने संबंधी चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो भी कांग्रेस छोड़कर गया उसे आखिर में वापस आना पड़ा। इंद्रजीत सिंह की नाराजगी को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मनाया उससे जाता है जो नाराज हो, मुझे तो नाराजगी की कोई बात नजर नहीं आती। कांग्रेस ने जो राव इंद्रजीत है आज, वो बनाने में कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा योगदान है। कांग्रेस की वजह से ही जब भी मैं कह रहा हूं कि वो थोड़े दिन के बाद खुद इस बात को महसूस करेंगे क्योंकि उनका फैसला ठीक नहीं था। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर कहा कि छात्र संघ चुनाव करवाने को लेकर विचार किया जा रहा है। इसका मॉडल क्या होगा, इस संबंध में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। पहले भी आया था सवाल, हमने उस समय भी कहा था कि हम विचार कर रहे हैं छात्र संघ के चुनाव के बारे में, लेकिन उसका क्या मॉडल हो वो अभी फैसला नहीं। पंजाब के जालंधर शहर को साफ सुथरा वातावरण देने के लिए पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की ओर से एक प्लांट का शिलान्यास किया गया। हम आपको बता दें कि काफी यहां पर कूड़ा करकट हो गया है। जालंधर के गांव अंबी आवाल में ट्रीटमेंट प्लांट का उन्होंने शिलान्यास किया। ये प्लांट 10 करोड़ की लागत से जून 2014 तक बनाने का प्रावधान है। प्लांट से शहर के गंदे पानी को साफ कर खेती के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उधर बिहार के सीवान में आयोजित कांग्रेस के संवाद सम्मेलन में जमकर हंगामा हुआ। सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी की मौजूदगी में कार्यकर्ता संचालन को लेकर आपस में भिड़ गए और हाथापाई तक कर डाली। बाद में खुद अशोक चौधरी कार्यकर्ताओं को शांत कराने के लिए मंच से उतरे, लेकिन जब कार्यकर्ताओं ने उनकी भी नहीं सुनी तो वो कार्यक्रम को छोड़कर चले गए। हालांकि मीडिया से इस बारे में पूछे जाने पर अशोक चौधरी ने हंगामे से जुड़ी किसी भी बात पर सवाल का जवाब देने से उन्होंने इनकार कर दिया और वहां से चले गए।
कांग्रेस शासित राज्य है इस देश में, उससे भी ज्यादा पैसा इस प्रदेश को दिया गया। कहीं न कहीं कांग्रेस आलाकमान के पास कांग्रेस की आइडियोलॉजी है कि बिहार पिछड़ा राज्य है, देश के जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाना है तो बिहार के जीडीपी को बढ़ाना हो। जो सत्ता पक्ष के लोग ये कहते हैं कि इस प्रदेश का जीडीपी ग्रोथ बढ़ा है, उसमें कांग्रेस के नेतृत्व, कांग्रेस की सोच का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, बहुत बड़ी भूमिका है। ये बातों को हम अपने नेताओं और अपने वर्करों के बीच बता रहे हैं कि इस बात को जनता के बीच लेके जाइए कि आखिर में बिहार के विकास में हमारा कितना महत्वपूर्ण रोल रहा। उधर मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीति गर्माती जा रही है। सूबे के उज्जैन जिले के संत रविदास समाज के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और कांग्रेस से घटिया और तराना विधानसभा सीटों पर अपनी दावेदारी दिखाते हुए कहा कि इन सीटों पर जो पार्टी रविदास समाज को सपोर्ट करेगी, समाज उसे सपोर्ट करेगा, और अगर समाज की अनदेखी की जाएगी तो रविदास समाज के लोग उस पार्टी को वोट नहीं देंगे। राजस्थान के दौसा में जिला कलेक्टर ने सरकारी स्कूल में बच्चों से पढ़ाई के स्तर को जानने के लिए स्कूल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खुर्द स्कूल में 8वीं क्लास तक के बच्चों में पढ़ाई का स्तर की उन्होंने जानकारी ली। इस दौरान जब बच्चों से गणित के सवाल पूछे गए तो वो ठीक से उन सवालों का जवाब नहीं दे पाए। राजस्थान सरकार जहां बच्चों की पढ़ाई के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और शिक्षा का गिरता स्तर लगातार और भी गिरता जा रहा है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा का जो स्तर है दिन ब दिन गिरता जा रहा है। हालांकि करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है, बावजूद इसके स्तर में कोई सुधार नहीं आ रहा है। इंदौर में चूड़ियों के एक व्यापारी को अज्ञात बदमाशों ने फोन पर 5 लाख रुपए की मांग की। इस व्यापारी ने हाल ही में एक संपत्ति खरीदी थी, जिसके बाद उसे धमकियां मिलनी शुरू हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। उधर इंदौर के पेंजॉन कॉलोनी की महिलाओं ने डीआईजी ऑफिस का घेराव किया। महिलाओं का आरोप है कि मकान निर्माण को लेकर चल रहे विवाद में एक युवक के साथ मारपीट के दौरान उनके महंगे जेवरात भी गायब हो गए। महिलाओं ने इस मामले में पुलिस के जरिए उचित कार्रवाई नहीं करने की शिकायत लेकर डीआईजी ऑफिस पहुंची। इस दौरान महिलाओं ने जमकर हंगामा भी काटा। उधर इंदौर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो आसानी से चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल यहां बदमाशों ने एक पुलिस अधिकारी के घर को अपना निशाना बनाया और लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। बदमाशों ने इस वारदात को तब अंजाम दिया जब परिवार के लोग किसी काम से बाहर गए थे। उधर ग्वालियर के जनकगंज के जीवाजीगंज में हीरादास बाबा मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है, जहां चोरों ने मंदिर से कई कीमती सामान चुरा लिए। पुलिस के मुताबिक चोर दर्शन करने के बहाने मंदिर में घुसे और पुजारी को वहां नहीं होने पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। नमस्कार।